हेलो नमस्कार दोस्तों, टच डॉक्टर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों अभी यूपीआई को लेके बहुत सारी चर्चाएं चल रही है। किसी को इनकम टैक्स का नोटिस आ गया, किसी को जीएसटी का नोटिस आ गया, किसी का अकाउंट होल्ड हो गया। क्यों हो गया? अगर ये सब चीज़ें को हमको समझना है, यूपीआई क्या होता है, इसमें किस टाइप के ट्रांजेक्शन करने पर हमको नोटिस आता है, या यूपीआई की क्या लिमिट होती है, इस साल के लिए क्या लिमिट है यूपीआई की। अगर ये सब हमको समझना है तो चलिए आइए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और डिटेल में हम पॉइंट वाइज इसको आज हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं यूपीआई क्या है। यूपीआई स्टैंड फॉर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई को किसने इंट्रोड्यूस किया है? तो यूपीआई को इंट्रोड्यूस किया गया है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा रिपोर्ट नहीं करती है। पर हाँ, अगर आप यूपीआई के थ्रू ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक इसको रिपोर्ट कर सकती है। इसके अलावा आज की डेट में हमारे यहाँ देश में कम से कम रिपोर्ट के अनुसार 80% लोग हैं जो यूपीआई का यूज़ कर रहे हैं। यूपीआई में क्या क्या प्लेटफॉर्म है? तो यूपीआई आजकल हम फ़ोन पे के द्वारा, गूगल पे के द्वारा, पेटीएम के द्वारा, अमेजन पे के द्वारा, भारत पे के द्वारा, भीम ऐप के द्वारा और बहुत सारे इसके समान अदर बैंकों के भी यूपीआई ऐप है, इनके द्वारा हम कर सकते हैं। सर आज हम और इसमें क्या क्या पॉइंट कवर करने वाले हैं? तो सर हम आज ये चीज़ कवर करेंगे कि यूपीआई की ट्रांजैक्शन की लिमिट क्या क्या होती है, कौन कौन से ट्रांजैक्शन यूपीआई ट्रांजैक्शन कहलाते हैं, इनकम टैक्स यूपीआई की ट्रांजैक्शन पे किस पे लगता है, किस पे नहीं लगता, यूपीआई के कैशबैक होता है तो उस पर हमें क्या टैक्स की लायबिलिटी बनती है, अगर हम अपने दोस्त या रिलेटिव के साथ नॉर्मली यूपीआई के ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो इस पर क्या टैक्स लायबिलिटी बन रही है, और अगर हम कोई बिजनेस ओनर है और यूपीआई के द्वारा अगर हमारे उसमें कोई मनी का ट्रांसफर हो रहा है तो इस पर हमारी क्या जीएसटी और इनकम टैक्स की लायबिलिटी बनती है। हमारे देश में यूपीआई क्यों लागू किया गया? तो हमारे देश में यूपीआई इसलिए लाया गया कि यह एक वेरी कन्वीनियंस होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर हम फ़ोन के माध्यम से इसे बड़े आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और अगर आजकल हम सभी के पास फ़ोन रहते हैं इसलिए ये एक हमारी हैबिट बन गया कि हमको अगर किसी को तुरंत पैसे ट्रांसफ़र करना है तो हम तुरंत उसको यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर देते हैं। इसके अलावा कुछ यूपीआई के थ्रू हमें ऑफर मिलते रहते हैं, जैसे अगर मैंने 50 रुपये का रिचार्ज किया तो मुझे 5 रुपये का कैशबैक मिलेगा। इसके अलावा कुछ अवार्ड रहते हैं, जैसे हम गूगल पे या जीपे पे कोई पेमेंट करते हैं तो इस पर हमको मिलता है कि आप अगर अगला रिचार्ज करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी। इस प्रकार हमको कुछ इस पर रिवॉर्ड भी मिलते हैं, इसीलिए लोग यूपीआई का यूज़ करते हैं। छोटे बिजनेसों के लिए ये बहुत आसानी से कलेक्शन होता है। रोड साइड पे अगर दुकान लगा रहा हूँ तो अगर मेरे पास रोज कैश आ रहा है तो मुझे कहाँ रखूंगा? अगर यूपीआई के थ्रू मैं पेमेंट ले लेता हूँ तो ये आसानी से मेरे बैंक में चले जाता है और मुझे कैश हैंडल ज़्यादा नहीं करना पड़ता। पर ये कि रोज एक्सरसाइज लोगों में ज़्यादा ट्रांजेक्शन करने के कारण यह एक बुरी, क्योंकि कोई भी चीज़ की अति हमेशा बुरी होती है। इसी का अगर हम यूपीआई का ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं तो इसके हमें कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जिसे हम आगे समझेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी चालान वालान जो है वो भी यूपीआई के थ्रू पटने लगे हैं। सर कौन कौन से ट्रांजैक्शन हम यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं, इसकी क्या लिमिट होती है? तो सर जैसे नेट बैंकिंग, आईएमपीएस या ई वॉलेट के थ्रू पेमेंट होते हैं, वैसे ही यूपीआई भी काम करता है। सर इसकी यूपीआई की लिमिट क्या होती है? तो सर मोस्टली बहुत सारे यूपीआई ऐप हमें 1 लाख रुपए तक की ही ट्रांजैक्शन की लिमिट देते हैं पर डे, और कुछ यूपीआई में एक दिन में कम से कम हम 20 ट्रांजैक्शन ही कर सकते हैं, यानी 20 बार ही पेमेंट हम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा पेमेंट नहीं कर सकते। और कुछ बैंकों में भी आपकी लिमिट रहती है कि आपका ये करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है तो आप एक दिन में सिर्फ 20 लाख रुपए किसी को भेज सकते हैं, या मैक्सिमम अगर करंट अकाउंट है तो 1 लाख रुपए कर सकते हैं। यह बैंक टू बैंक डिपेंड करता है हमेशा। इसके अलावा सर इनकम टैक्स और जीएसटी में भी इसकी कोई लिमिट है? तो नहीं, इनकम टैक्स और जीएसटी ने आपके लिए कोई लिमिट डिसाइड नहीं की कि आप यूपीआई से कितना पेमेंट लेंगे तो टैक्स लगेगा, कितना नहीं लेंगे तो नहीं लगेगा। हाँ, यूपीआई इनकम टैक्स में आप ट्रांजैक्शन जो भी करते हैं, अगर आपके ये बिजनेस ओनर है तो इसके जो ट्रांजैक्शन होंगे ये आपके लिए बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाएंगे, और जीएसटी में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। 20 लाख के ऊपर अगर आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गया तो आप उस महीने में इसको देख सकते हैं। वैसे यूपीआई के लिए कोई ट्रांजैक्शन की लिमिट नहीं डिसाइड करता इनकम टैक्स और जीएसटी डिपार्टमेंट। सर अगर मैं शेयर मार्केट के ऐपों में अगर यूपीआई के थ्रू पेमेंट ट्रांसफर करता हूँ, जैसे फोन पे का खुद ही एक शेयर मार्केट का ऐप है शेयर.मार्केट,
तो अगर मैं इसमें पैसा ट्रांसफर करता हूँ अपने यूपीआई के थ्रू तो मैं मैक्सिमम कितना कर सकता हूँ? तो सर आप इसमें एक दिन में मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं। सर एक एजुकेशन स्कूल है या इंस्टीट्यूट है, इस पर मुझे अपनी फीस पेमेंट करना है तो मैं यूपीआई के थ्रू कितना कर सकता हूँ? तो इसकी लिमिट गवर्नमेंट के द्वारा 5 लाख रुपए है। इसके अलावा सर मैं कोई आईपीओ परचेज करता हूँ या कुछ बॉन्ड खरीदता हूँ या किसी हॉस्पिटल में, तो इसकी पेमेंट जो डिसाइड है वो मैक्सिमम लिमिट 5 लाख रुपए की है। तो सर मेरा एक बिजनेस अकाउंट है, उस पर मुझे कहते हैं यूपीआई ऐप चलाने वाली कंपनियों ने मुझे एक वॉलेट बना के दिया है। तो उसमें अगर मेरा डेली का पैसा आता है और फिर इसको मैं वापस अपने बैंक अकाउंट में लेता हूँ तो सर इस पर कोई चार्जेस करते हैं? तो हाँ जी, जैसे गूगल पे का अगर या फोन पे का वॉलेट है तो इस पर चार्जेस आपके 0.5 से 1.1% तक हो सकते हैं। सर कितने, जैसे अगर मैं एक दिन में अगर मेरे पास 10 ट्रांजेक्शन 1000 के रुपए होते हैं, 10,000 रुपए मेरे वॉलेट में हो जाते हैं और इसको मैं अगर अपने बैंक अकाउंट में करता हूँ तो उस पर मुझे 5 रुपए या 5 पैसा तक चार्ज देना पड़ सकता है। सर इसके अलावा प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट भी प्रोवाइड करते हैं कुछ लोग। जैसे मुझे 5,000 रुपए का कुछ परचेस किया तो जो जिस दुकान से परचेस करूंगा उसको ऑनर मेरा नंबर लेगा और नंबर पे मुझे एक क्यूआर कोड फॉरवर्ड कर देगा। उस क्यूआर कोड में मेरे जो 5,000 रुपए पेमेंट के वो ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाएंगे और मैं उसको स्कैन करके या लिंक को क्लिक करके अपना पेमेंट कर सकता हूँ। सर इसके अलावा कुछ और अदर इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट होता है तो उसके कुछ चार्जेस, हाँ तो उसके डिफरेंट चार्जेस हो सकते हैं जो 2,000 रुपये उसके ऊपर भी हो सकते हैं। और सर मेरा जो यूपीआई में वॉलेट रहता है उसमें मैं कितना ट्रांसफर कर सकता हूँ? तो सर आप उसमें 1,000 2,000 जैसी आपकी इच्छा हो उतने रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मैं सुपरमार्केट में गया या सर मैं फ्यूल ले रहा हूँ तो इस पे भी फ्यूल की शॉप है तो इस पे भी मुझे कुछ ट्रांजेक्शन, तो सर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपको इसका कोई चार्जेस नहीं देना है। हाँ अगर मैं बिजनेस ऑनर हूँ और मैं इन ऐपों का यूज करता हूँ तो जो बिजनेस ये मुझे अपने ट्रांजेक्शनों पे कुछ चार्जेस देना पड़ सकता है। जैसे 2,000 रुपए तक के लिए कोई ट्रांजेक्शन फीस नहीं रखती। इसके अलावा अगर मेरे पेट्रोल पंप है और इसमें मैं 2,000 से ऊपर के पैसे ले रहा हूँ तो उसमें मुझे 0.5% देना पड़ सकता है। जैसे बिग बाजार या कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है मेरा और उसमें अगर मैं पैसे ले रहा हूँ तो इस पे भी मुझे 0.9% तक फीस पे करनी पड़ सकती है। इसके अलावा अगर मैं रिचार्ज करता हूँ या कहते हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी का पेमेंट कर रहा हूँ या अपनी इंश्योरेंस की फीस पे कहते कर रहा हूँ तो इस पे भी मुझे कुछ 0.7% तक फीस पे करने पड़ सकती है। इसके अलावा रेलवे टिकट परचेस कर रहा हूँ तो इस पे भी मुझे इंटर चार्जेस फीस देने पड़ सकते हैं। सर कौन कौन से ट्रांजेक्शन यूपीआई में कवर्ड होते हैं? तो सर क्रेडिट ट्रांजेक्शन, अगर मैं एक बिजनेस ओनर हूँ या मैं कोई सर्विस प्रोवाइडर हूँ तो मेरी सर्विसेज, अगर कोई बैंक है तो लोन, गिफ्ट, ये सब जो भी पेमेंट क्रेडिट पेमेंट होते हैं या क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहलाते हैं। और जितने भी हमारे डेबिट ट्रांजेक्शन होंगे या अमाउंट पेड होंगे ये हमारे एक्सपेंसेस या परचेस कहलाते हैं। सर मुझे इनकम टैक्स किस ट्रांजेक्शन पे देना पड़ सकता है? तो देखिए अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर है और अपने यूपीआई के थ्रू जितना भी आप पेमेंट लेते हैं तो ये आपका एक सर्विस रिसिप्ट कहलाएगा और इस पे जो भी इनकम टैक्स के हिसाब से कैलकुलेशन बनता है आपको उतनी फीस पे करना पड़ सकता है। हाँ अगर मेरी कोई सर्विसेज है और उसमें अगर कुछ मैं एक्सपेंसेस कर रहा हूँ तो उसको माइनस करना पड़ेगा। नेचुरली जैसे होता है सेल माइनस परचेस और जो बचता है वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है और उसके अलावा कुछ और अदर एक्सपेंसेस होते हैं तो उसके बाद हम नेट प्रॉफिट पे पहुंचते हैं और जो नेट प्रॉफिट होता है वही हमेशा टैक्सेबल होता है। सर जो यूपीआई से पेमेंट करने पे मुझे कैशबैक मिलता है तो यह टैक्सेबल होता है? जी हाँ, अगर आप कभी यूपीआई या गूगल पे में अगर आपको कैशबैक से कुछ पैसा मिलता है तो यह आपके लिए एक टैक्सेबल ट्रांजेक्शन या इनकम टैक्स की धारा सेक्शन 56(2)(x) के तहत टैक्सेबल होता है। सर मैं मोस्टली अपने दोस्तों या फ्रेंडों से भी कभी कभी पैसे ले लेता हूँ तो सर यह भी टैक्सेबल है? सर देखिए अगर आपकी लिमिट तक आप पैसा ले रहे हैं 50,000 रुपए तक तो यह कोई भी टैक्सेबल नहीं है। अगर इसके ज्यादा आप ले रहे हैं तो यह टैक्सेबल होता है। मैं अपने 2 दोस्त हैं और मैं एक दूसरे को पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये सर मेरी इनकम कहलाएगी? नहीं। आप अगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसा ले रहे हैं या दे रहे हैं यह आपके लिए लोन कहलाएगा, यह आपकी इनकम नहीं कहलाएगी। हाँ अगर उस पर अगर आपको कोई कमीशन मिल रहा है तो जो कमीशन रहेगा वो आपकी इनकम हो सकती है। इसके अलावा जो मैं बिल पेमेंट कर रहा हूँ, रिचार्ज कर रहा हूँ, इस पे भी मुझे हमेशा कमीशन ही मिलता है। तो ये जो कमीशन होता है यह मेरी इनकम कहलाएगी। जो बिल पेमेंट और रिचार्ज का जो लेन देन रहेगा यह मेरा बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं कहलाएगा। जो बिजनेस ओनर रहते हैं उन्हें मोस्टली ITR 3 भरना पड़ता है तो इस पे जो आपका ट्रांजेक्शन होगा वो बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाएगा और उसे आपको ITR 3 के थ्रू भरना पड़ेगा। सर मुझे GST रजिस्ट्रेशन कब लेना पड़ेगा? तो जब आपके स्टेट की रूल या रेगुलेशन के हिसाब से अगर आप 20 लाख की लिमिट या 40 लाख की लिमिट को क्रॉस करते हैं तभी आपको GST रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है। सर एक मैं शॉपकीपर हूँ तो मुझे यूपीआई के थ्रू अगर ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ तो मुझे
कितने पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। तो सर अगर आप जो भी बताएं कि अगर मैं 40 लाख तक का गुड्स के रूप में यूपीआई के थ्रू रिसीव कर लेता हूँ या मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ और मैं 20 लाख तक रुपए की लिमिट को क्रॉस कर लेता हूँ तो मुझे जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। और नॉर्मल अगर है तो इनकम टैक्स के हिसाब से तो वो आपका टर्नओवर ही कहलाएगा जितना भी आप पैसा यूपीआई के थ्रू लेते हैं। और उसे आप ITR 4 में 8%, जैसे आपका टर्नओवर 10 लाख रुपए होता है तो उसका आप 8% निकालिए तो वो निकलता है 80,000 के करीब, तो आपको उस पर इनकम टैक्स पे करना पड़ सकता है। सर यूपीआई की ट्रांजेक्शन की कुछ लिमिट होती है तो हमने ऊपर भी इस पे चर्चा कर सकते हैं। वैसे बैंक के हिसाब से अगर आप एक दिन का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वो 1 लाख रुपए तक का कर सकते हैं। इनकम टैक्स के हिसाब से अगर 7 लाख रुपए तक आपके यूपीआई में ट्रांजेक्शन हो रहा है तो आपको कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना है। जीएसटी के हिसाब से अगर आप प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर तो 20 लाख रुपए तक आपको जीएसटी का कोई टैक्स पटाने की लायबिलिटी नहीं आती। अगर आप गुड्स के रूप में कोई सामान बेच रहे हैं, जैसे आप किराना दुकान है और अगर आपने यूपीआई के थ्रू पेमेंट ले रहे हैं तो 40 लाख रुपए तक ले रहे हैं तो आपके लिए कोई भी जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आती। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? तो सर अगर मैं यूपीआई के थ्रू किसी से पैसा ले रहा हूँ या दे रहा हूँ कैश में और उसके कारण सिर्फ अपना यूपीआई का ट्रांजेक्शन बढ़ा रहा हूँ तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसी और के यूपीआई के ट्रांजेक्शन हमें अपने यूपीआई में नहीं लेना है। हाँ, अगर मैं कोई कैश डिपॉजिट करके अपने बैंक से यूपीआई के ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ तो ठीक है, पर किसी और की लेन देन हमें नहीं करना है। अगर किसी के थ्रू अगर मैंने यूपीआई में पैसा लिया तो उसको तुरंत जाके मुझे कैश विड्रॉल नहीं करना है, क्योंकि बैंक के उसमें अगर जैसे मैंने 50 लाख रुपए या 25,000 रुपए एक दिन में लिया और तुरंत वो कैश का विड्रॉल किया तो बैंक के उसमें डाउटफुल ट्रांजेक्शन कहलाता है और इसकी रिपोर्टिंग वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर सकता है। हमें क्रेडिट कार्ड के थ्रू ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं करना है, इसकी भी रिपोर्टिंग बैंक वाले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करते हैं। और यूपीआई के थ्रू हमें ज्यादा उधारी लेन देन के काम भी नहीं करना है। सर यूपीआई कहते हैं आरबीआई ने कुछ चेंजेस लाए हैं। हाँ, तो सर सितंबर 2022 आरबीआई के द्वारा जो यूपीआई के ट्रांजेक्शन होते हैं उन्हें मर्चेंट यानी जैसे मैं कोई सेलर हूँ या शॉपकीपर हूँ तो मुझे कुछ चांजेक्शनों पे चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। जैसे मैं ई वॉलेट में पैसे ले रहा हूँ जिसको हमने ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। इसकी लिमिट 2 लाख 2,000 रुपए 5,000 रुपए रखी गई है। धन्यवाद।